हाँ, तो अपने हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 अपन करेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन अपन लगाएंगे। ये कैप्सूल बहुत ही शानदार है। इसके बाद में एक चैप्टर और बच जाएगा, वो है चैप्टर नंबर 15। उसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 15 कंप्लीट हिस्ट्री के कैप्सूल अपलोड कर दिए गए हैं और सिर्फ एक लाइव टेस्ट बचता है चैप्टर नंबर 15 का, जो आपके कल हो जाएगा। तो मतलब हिस्ट्री ओवरऑल कंप्लीट है। लाइव टेस्ट भी हो गए, MCQ सीरीज जो चला रखी थी अपन ने, प्लस आपके कैप्सूल भी तैयार। हिस्ट्री का मौका है तैयार करने का। हिस्ट्री का मैं सेपरेट आपको एक सिस्टम बता दूंगा, किस हिसाब से आपको हिस्ट्री को तैयार करना है, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसको जरूर आपको देखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 अपना उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं कि बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, क्या कारण था। वाई डिड द संथाल रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथालों को स्थायी कृषि के लिए राजमहल की पहाड़ियों में, चैप्टर पढ़ रखा था शानदार से, पहाड़ी में दामिन एक्को है, आगे बात करेंगे दामिन एक्को क्या होती है, इसके नाम से भूमि दी थी, ठीक है। और संथाल जनजाति ने जिस भूमि को कृषि योग्य बनाया उस पर कृषि करना आरंभ कर दिया, परंतु उस पर ब्रिटिश सरकार भारी टैक्स यानी कर लगा रही थी। बाहरी व्यक्ति अथवा साहूकार जी संथाल दीकू कहते हैं, दीकू, ठीक है, दीकू कहा करते थे, संथालों को अत्यधिक ऊंची दर पर कर्ज दिया करते थे, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी हैज गिवन लैंड टू द संथाल्स इन द हाई हिल्स ऑफ राजमहल इन द नेम ऑफ दामिन एक्को है, ठीक है, फॉर परमानेंट एग्रीकल्चर। और द संथाल ट्राइब स्टार्टेड फार्मिंग ऑन द लैंड विच वॉज मेड कल्टिवेबल, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेव्ड हेवी टैक्स ऑन इट, तो वॉज स्टेइंग आउटसाइड। और मनी लैंडर्स whom the संथाल्स कॉल्ड दीकू, दीकू कहा करते थे, तो यूज टू गिव लोन्स टू संथाल्स टू, थोड़ा सा आप पढ़ सकते हो, एक्सोर्बिटेंट एंड EXORBITNT रेट्स, कौन कौन से देखो, ये कंडीशन तो थे, हाई टैक्स तो लेते ही थे। फिर अगर कर्ज नहीं चुकाया, कर्ज न चुका पाने की स्थिति में वे अपनी जमीन से हाथ धो बैठे, मतलब जमीन भी उनकी छीन सकती थी, क्योंकि पहले तो उनको पैसा दे देते, फिर ज़्यादा नहीं चुका पाते जमीन हड़प लेते, ठीक है। और संथाल लोग 1850 के दशक तक ये महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करने के लिए जहां उनका अपना शासन हो, वहीं जमींदार साहूकार तो औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का समय अब आ गया है। इसलिए उस प्रकार 1855-56 में सीधी तरह कानू के नेतृत्व में संथालू ने अपना जबरदस्त विद्रोह कर दिया। उनको लगा था कि ये साहूकार ज़मीनें हड़प रहे हैं, कल को हम यहाँ से हड़प ली जाएंगी, ज़मीनें खत्म हो जाएगी, अब मौका आ गया है, जम के विद्रोह करो, वरना कल को हमारे पास एक भी ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं बचेगा। इसलिए 1855-56 के अंदर संथालों ने विद्रोह कर दिया। और वैसे लाइव टेस्ट मैंने पूछा भी था, संथाल विद्रोह तो 1855-56 में हुआ था, अपन ने ये पढ़ चुके अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस्तेमारी बंदोबस्त क्या है, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है। तो देखो 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल ने बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। पहली बात तो डेट याद रखनी है, 1793 किसने किया, तो बंगाल का गवर्नर जनरल, कहाँ पर, बंगाल में, ठीक है। और इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर, मतलब जो टैक्स रेवेन्यू जो फिक्स कर दिया था, प्रत्येक जमींदार को, लैंडलॉर्ड्स को, जो भी लैंडलॉर्ड था उसको चुकानी पड़ती थी कि ये इतना आपको टैक्स देना है, जैसे 5 करोड़ 50 लाख, जो भी 5 लाख, ये आपको देना ही देना है, चाहे फसल हो या ना हो, ठीक है। जो जमींदार अपने निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी, उनकी संपत्तियां नीलाम कर दी जाती, बोली लगाते थे, ठीक है। और ये बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जमींदारों के बीच में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है। एक है तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त या रैयतवाड़ी सेटलमेंट ये क्या है, तो देखो बंबई दक्कन में 1820 में, टाइम पीरियड जरूर याद रखना और कहाँ पर हुआ था वो भी जरूर याद रखना है। बंबई दक्कन में 1820 के दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत यानी किसान के साथ तय की जाती थी और भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था, ठीक है, एवरेज। और सरकार के हिस्से के रूप में उनका एक अनुपात निर्धारित कर लिया जाता था। और हर 30 वर्ष के बाद, हर 30 वर्ष के बाद जमीन का फिर से सर्वेक्षण किया जाता और राजस्व की दर फिर तदनुसार बढ़ा दी जाती। यानी कि अपन अगर बात करें, ए न्यू रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे डेक्कन इन 1820 which is called रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और अंडर दिस सिस्टम द रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत, किसान के खाते से डायरेक्ट, वो तो था जमींदारों से। देखो ये जो अपने पढ़ा था ना, ये तो जमींदारों से था, जमींदारों के बीच में, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, लेकिन ये सीधे किसान के खाते से, मतलब ऐसा मान लो किसान से, रैयत मतलब किसान, फार्मर। The average income from different types of soil was estimated, or the revenue paying capacity of the rayat was assessed, and a
proportion of it fixed as the share of the state, ठीक है, और the lands were reserved every 30 years and revenue rates increased, ठीक है, बढ़ा दी जाती थी। एक है संथालों को अगवा बसिंदे, ठीक है, बासिंदे किस लिए कहा गया, अगवा बासिंदे क्यों कहा गया, तो वाई वर संथाल्स कॉल्ड पायनियर सेटलर्स क्यों कहा जाता है, तो देखो सन 1800 के लगभग संथाल राजमहल की पहाड़ियों के निचले हिस्से में जंगलों को साफ कर स्थायी रूप से बस गए थे, ठीक है, और एक और पहाड़िया लोग जंगल काटने के लिए हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे और उपद्रवी व्यवहार कर रहे थे। ये हल को हाथ नहीं लगे, अपने वो जो फावड़ा खुदाली जो होती है ना, अपने जब चैप्टर पढ़ा था बताया था मैंने आपको ना। तो दूसरी ओर संथाल अंग्रेजों को अगवा बाशिंदे प्रतीत हुए, मतलब अच्छे लगे उनको, अगवा बाशिंदे मतलब अच्छे लगे, वो उनकी बात मानने वाले लगे, उनको अगवा बाशिंदे लगे, क्योंकि उन्हें जंगलों का सफाया करने में कोई संकोच नहीं था और वे भूमि को पूरी शक्ति लगाकर जोतते थे। ये इसलिए कहा जाता है कि संथालों को अगवा बाशिंदे कहा जाता है। अराउंड 1800 द संथाल सेटल्ड permanently in the lower part of the Rajmahal hills by clearing the forest. On one hand, the Padiyas refused to cut forest, resist touching the plug and continued to be turbulent. ठीक है. On the other hand, the Santhals by contrast appeared to be ideal settlers. ठीक है. Clearing forest and plugging the land with wire. ठीक है, ये ध्यान रखना वगैरह। तो ये ध्यान रखना अगवा बाशिंदे क्यों लगे थे, ये कारण था। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा, सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून क्या था। व्हाट वाज द सनसेट लॉ, ठीक है। तो जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा कराना अनिवार्य था और राजस्व जमा न होने की दशा में उनकी जमींदारी नीलाम की जा सकती थी। इसे ही सूर्यास्त विधि या कानून कहा जाता था। इट वॉज मैंडेटरी फॉर द जमींदार्स टू डिपॉजिट द रेवेन्यू टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय सनसेट ऑन द सर्टेन डेट, ठीक है। In case of non-payment of revenue, तो their जमींदारी could be actioned. This was called the sunset method या sunset law, इसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। अगले दामिनी को, मैंने कहा था ना दामिनी को अपन आगे पढ़ लेंगे। दामिनी को क्या था, तो व्हाट डू यू नो अबाउट दामिनी को, तो सन 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के मतलब सीमांकित कर दिया था। संथालों को दे दिया था अंग्रेजों ने कि बस ये जो ज़मीन है सिर्फ संथालों की और किसी की भी नहीं है, ठीक है। सीमांकित कर दिया था, जिसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया कि संथालों की ज़मीन है आज से। तो यहाँ उन्हें स्थायी कृषि करनी थी फिक्स, ठीक है, इसलिए इसको उसे कहते हैं दामिनी को, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। दामिनी को संथालों को अंग्रेजों के द्वारा दी गई ज़मीन थी, वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, वहाँ पर दूसरा कोई अंदर इंटरफेयर नहीं करता। कब की बात है, 1832 की। लार्ज एरिया ऑफ लैंड वॉज डिमार्केटेड, ठीक है, डिमार्क कर दिया गया, सीमांकित कर दिया गया इस दामिनी को। दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ संथाल्स। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ द राजमहल हिल्स और दे वर टू लिव विद इन इट और प्रैक्टिस प्लग एग्रीकल्चर एंड बिकम सेटल्ड पीजेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है दक्कन विद्रोह के क्या क्या कारण है, सिर्फ आपको हेडिंग लेनी, कॉजेज ऑफ डेक्कन रिवॉल्ट, मैंने पॉइंट में लिख दिए। पहला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व वृद्धि करना, ये भी कारण ये भी था। इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड द ईस्ट इंडिया कंपनी, जबरन राजस्व वसूली, फोर्सिबल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कृषि उत्पादकों की कीमतों में तीव्र वृद्धि से गिरावट आना, तो शार्प डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अकाल का पड़ना, द रिवेज ऑफ फैमिन, ऋणदाताओं की मनमानी ब्याज दर, लैंडर्स आर्बिट्रेरी इंटरेस्ट रेट, ऋण के स्रोत का सूख जाना, ड्राइंग अप टू क्रेडिट और अन्याय का अनुभव, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस, ये सब कारण थे जिस वजह से दक्कन का विद्रोह हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, वो है परिसीमन कानून, ठीक है, यानी कि लिमिटेशन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आपके आएगा, ठीक है। तो परिसीमन कानून की सबसे पहले डेट तो ये याद रखनी कि वो कब पारित किया गया था, मतलब कब बना था लिमिटेशन लॉ और किसने पारित किया था। तो रैयत द्वारा ऋणदाताओं की शिकायतें मिलने पर अंग्रेज सरकार ने 1859 ईस्वी में एक परिसीमन कानून पारित कर दिया था, ठीक है। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि ऋणदाता और रैयत, रैयत का मतलब किसान, ठीक है, किसान और इसके बीच में एक ऋण पत्र, हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए मान्य होगा। और इस कानून का उद्देश्य यह था कि ब्याज को एक लंबे समय तक संचित होने से रोकना था, परंतु ऋणदाताओं ने अपनी चतुरता से इस कानून को घुमाकर अपने फेवर में कर लिया, जैसा कि अपने चैप्टर में पढ़ा था। फिर अब इतना अपने पक्ष में कर लिया, किसान अनपढ़ लोग थे, इनसे अंगूठे या थंब वो ले लेते थे, साइन करवा लेते थे, उनको पता नहीं रहता था कि कितना ब्याज लिया, कितना इंटरेस्ट बनाया, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह लगाते थे और फाइनली जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती थी।
तो ऋणदाता कर्ज न अदा कर पाने पर 3 वर्ष पश्चात मूलधन यानी कि जो ओरिजिनल पैसा दिया था वो और उसके ब्याज को जोड़कर पुनः मूलधन के रूप में दर्ज कर रैयत ने एक नया बंध पत्र भरवा लेता था और अब इस मूलधन पर पुनः नए सिरे से ब्याज, मतलब चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज, इस तरीके से वो ब्याज लगने लगता था। ये याद रखना किन किन के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और रैयत के बीच में हुआ था। बाकी सब अपने समझ में आ गई, वो चीजें अपन को याद रखनी है। एक है 5वीं रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 5वीं रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट। यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि 5वीं रिपोर्ट कब पारित हुई, तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, पहली बात तो ये। और ये उन रिपोर्टों में से 5वीं थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन एवं क्रियाकलाप के बारे में तैयार की गई थी, इसलिए इसको कहते हैं 5वीं। यानी कि यहाँ से जो भी कुछ काम होता था, अंग्रेज कैसे काम करते हैं, वो रिपोर्ट यहाँ से भेजी जाती थी। तो ये नंबरिंग के हिसाब से 5वीं थी, इसलिए इसको 5वीं रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट कुल कितने पेज थे इसमें, 1002 पेजेस थे इसके अंदर, और इसके परिशिष्ट के रूप में 200 से अधिक इसके पृष्ठ थे। और इस रिपोर्ट में जमींदारों और रैयत की अर्जियां थी, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट थी, राजस्व संबंधी आंकड़े थे, अधिकारियों द्वारा बंगाल एवं मद्रास के राजस्व एवं न्यायिक प्रशासन पर कुछ लिखित टिप्पणियां भी इसके अंदर शामिल की गई थी। ये ध्यान रखना, पेजेस याद रख लेना, कब पारित की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो सब याद रख लेना। 1002 पेज, 800 पेजेस, ये अच्छा ये 800 है ना, ये मैंने 200 लिख दिया, ये हिंदी में मिस्टेक है, 800 कर लेना इसको, 800 पेजेस सही है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संथालों और पहाड़ियों के बीच लड़ाई जो हुई थी वो हल और कुदाल के बीच की लड़ाई थी, इस बात को सिद्ध कीजिए। तो आपको अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि ये जो लोग हैं संथाल और क्या नाम ये पहाड़िया, इन दोनों में ये फर्क था कि पहाड़िया लोग जूम खेती करते थे, ठीक है, यहाँ कभी यहाँ तो यहाँ से फिर वहाँ ऐसे, और अपनी कुदाल से जमीन को खुरच कर दालें तथा ज्वार बाजरा उगाते थे। दूसरी ओर संथाल लोग जंगलों को साफ करके, तभी तो संथालों को अगवा बसिंदे कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये हल से ज़मीन जोतते थे, और हल से जोतेंगे ज़्यादा टाइम में खूब सारी ज़मीन अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। चावल, कपास, इन सब खेती करते थे। इससे पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में पीछे हटना पड़ा। तो एक और कुदाल, यानी कि जो पहाड़ियों का संकेता, इसीलिए तो पहाड़ियों का कहते हैं ना, पहाड़ियों का संकेता कुदाल, और इनका संकेता मतलब ये लोगों के जीवन का प्रतीक था कुदाल, जिससे फावड़े जैसा होता है। और दूसरी ओर संथालों का जीवन का प्रतीक बन गया हल संथालों का बन गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो दोनों के बीच की लड़ाई थी, संथालों और पहाड़ियों के बीच की, वो हल और कुदाल के बीच की लड़ाई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहाड़ियों वाला। इन द फाइट बिटवीन द संथाल्स एंड पहाड़िया वाज फाइट टू बिटवीन द प्लग एंड द हो, प्रूव इट। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा कैप्सूल नहीं बनाया क्योंकि कैप्सूल छोटे होने चाहिए, वरना कैप्सूल का अहमियत क्या और क्या, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन थे, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, प्लस इसका लाइव टेस्ट दे देना, तो ओवरऑल इस चैप्टर की अपने शानदार तैयारी हो जाएगी। फिर अगर टाइम रहता है तो कुछ और पढ़ना है, ठीक है। तो ये था अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसके अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का कैप्सूल तैयार कर लिया, ठीक है।